नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। इन दिनों वक्फ बोर्ड की काफ़ी चर्चा हो रही है। करीब 2 महीना पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्ला खान की गिरफ्तारी हुई थी। उसने वक्फ बोर्ड की संपत्ति में हेराफेरी की थी। सबसे ज्यादा ईमानदार बताने वाली पार्टी के विधायक जेल गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के विरुद्ध इस तरह के घोटालेबाज की कार्रवाई कोई नई नहीं है। मंत्री भी जेल में है। खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा ईमानदार बताने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कभी कहा करते थे कि मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा और वे 3,90,000 की पगार पाते हैं, देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पगार पाने वाले दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथनी और कथनी में अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा। अरविंद केजरीवाल तुलनात्मक रूप से देश के राष्ट्रपति और दूसरे महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए लोगों के तुलना में कितनी पेमेंट पाते हैं, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। ये वही केजरीवाल है जो जनता के टैक्स के पैसे से हर साल 62 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड को देते हैं। मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों को हर महीने 42,000 रुपए देते हैं, जबकि मंदिर के न्यास को 2,000 रुपए ही दिए जाते हैं। आज मैं आपको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा करने के लिए विश्लेषण नहीं करूंगा। आज मैंने जहां से बात शुरू की थी, यानी वक्फ बोर्ड की, उस पर आऊंगा कि कैसे वक्फ बोर्ड को एक विशेषाधिकार मिला हुआ है। पिछले दिनों 14 नवंबर को राष्ट्रबोध में हमने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में वक्फ बोर्ड के द्वारा किस तरह से सैकड़ों साल पुरानी पुश्तैनी जमीन को अपना बताने का जो कुचक्र रचा था, लगभग आधे दुर्ग शहर पर दावे की स्थिति हो गई थी। उस मामले में कुछ नए बड़े खुलासे हुए। आनंद फानन में जिला प्रशासन ने 14 एकड़ में से 5 एकड़ की जमीनों का नस्तीबद्ध करने वाला फैसला सुनाया, लेकिन बाकी के 9 एकड़ का क्या हुआ, इस पर अभी मौन साधा गया है। जिला प्रशासन अपनी ओर से इस मामले में लीपापोती की कोशिश कर रहा है। वही सत्ताधारी कांग्रेस के सीनियर विधायक जो दुर्ग शहर के हैं, अरुण वोरा, इस मामले में उनके मौन को मौन सहमति के रूप में देखा जा रहा है। 2009 में जिस वक्फ बोर्ड की जमीन 4 लाख एकड़ तक फैली हुई थी, बीते 13 सालों में दुगने से ज्यादा इनकी संपत्ति हो गई है। देश भी वही है, वक्फ बोर्ड भी वही है। आज़ादी के 75 साल बाद के अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन की बात करूं तो बीते 13 सालों में ही आखिर ये संपत्ति दुगनी कैसे हो गई, इस पर आपको सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहिए। आम जनता की मांग थी कि हम इस पर कुछ प्रकाश डालें, तो आज मैं सिलसिलेवार ढंग से वक्फ बोर्ड की असलियत को बताऊंगा कि किस तरह से बेईमानी से कानून का दुरुपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड अपनी दादागिरी चला रहा है। यहाँ आपको गौर करना होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड को मिले हुए विशेषाधिकारों पर लताड़ लगाई थी कि आखिर कैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो सकता है। दरअसल वक्फ बोर्ड के बारे में तमिलनाडु के त्रिची जिले का एक मामला यदि सामने नहीं आता तो लोगों को पता नहीं चलता कि वक्फ बोर्ड आखिर देश भर में किस तरह से धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक ऐसे गांव पर अपना दावा किया था जहां 90% आबादी हिंदू बाहुल्य है और वहां 1500 साल पुराने एक मंदिर को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी मिल्कियत बता दिया था, जबकि इस्लाम का उदय ही करीब 1400 साल पहले हुआ है। ऐसे वक्फ बोर्ड की गैर कानूनी गतिविधियों को सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल वक्फ बोर्ड जहां कब्रिस्तान होता है उसके आसपास की जमीनों पर पहले तो घेराबंदी करवाता है, उसके बाद उसे अपनी मिल्कियत बता देता है। ऐसे ही कई अवैध मजार नई नई मस्जिदों की बाढ़ सी आ गई है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा होता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड को लगता है, यह धारा 40 में उल्लेखित है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि उस जमीन के असली मालिक की होती है। आप समझ सकते हैं कि 1995 में जो ये विशेषाधिकार मिला है वक्फ बोर्ड को, उसके खाली लगने से, उसके सोचने से जिस व्यक्ति की जमीन है उसे ही दस्तावेज देने होंगे, जबकि वक्फ बोर्ड कोई कागज और सबूत नहीं देगा। इसी विशेषाधिकार का दुरुपयोग पूरे देश में चल रहा है। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए और ऐसे ही हालात तमिलनाडु के त्रिची में हुए और ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ सहित तमाम प्रदेशों में हो रहे हैं जहां से वक्फ बोर्ड की दादागिरी खुलेआम चल रही है। दरअसल 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और अंग्रेजों की अधीनता से कथित रूप से हमें आजादी मिली, तो उसके बाद नेहरू
और पाकिस्तान के लियाकत के बीच समझौता हुआ। समझौते में एक बात स्पष्ट थी कि जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं और जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं वे अपनी संपत्तियां बेच सकते हैं, लेकिन वह समझौता बेमानी साबित हुआ। 1954 में नामालूम किस अज्ञात कारण से नेहरू जी ने वक्फ एक्ट का एक कानून बनाया। हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी वक्फ एक्ट की व्यवस्था नहीं है। यह नया कानून जो बनाया गया उसके अनुसार जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनकी संपत्ति को उसे वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। वक्फ बोर्ड यानी इस्लाम के नाम पर दी हुई जमीन दान स्वरूप जो मिलती है उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। यह वक्फ बोर्ड किस तरह से धर्मांतरण और अवैध उगाही का साधन बन चुका है यह मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षण वक्फ बोर्ड की कुछ अवैध करतूतों पर दिलवाना चाहूंगा। दरअसल 1954 से जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तब से ही भारत में इस्लामीकरण की शुरुआत हुई। भारत को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले इस बात का उत्तर नहीं देते आखिर वक्फ बोर्ड को संविधान विरुद्ध संवैधानिक शक्तियां दे दी गई है, उससे भारत का धर्मनिरपेक्ष वजूद कहां तक कायम रह पाता है। सन 54 के बाद 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड को जो नए असीमित अधिकार दिए उन अधिकारों में सेक्शन 3R के अनुसार कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक या पवित्र, मजहबी या चैरिटेबल, परोपकारी मान लिया जाएगा तो वह संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। खाली मान लेने से ऐसा हो जाएगा। जिसमें वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि जमीन किसकी है यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस निर्धारण के लिए 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति का होना साबित हुआ हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ कोर्ट से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। हालांकि राज्य की सरकार किस दल की है इस पर निर्भर करता है कि ट्राइब्यूनल में कौन लोग होंगे। संभवतः ट्राइब्यूनल में सभी के सभी मुस्लिम ही हो। वैसे भी अक्सर सरकारों की कोशिश होती है कि ट्राइब्यूनल का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों के साथ ही हो। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि इस सेक्शन 85 के विरुद्ध महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगाई है पिछले दिनों। वहां उन्होंने सेक्शन 226 का हवाला देते हुए अपने अधिकारों के बारे में बताया कि ट्रिब्यूनल के विरुद्ध सुनवाई हाईकोर्ट कर सकता है। मौजूदा समय में जहां देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, बाकी 32 स्टेट बोर्ड है। इस बोर्ड के गठन के बारे में आपको बता दूं कि वहां मेंबर किस तरह से होते हैं, कौन लोग होते हैं। तो उसमें एक वकील होता है, एक विधायक, एक सांसद, एक टाउन प्लानर, एक IAS ऑफिसर, एक स्कॉलर, एक मुतलवी होते हैं। वक्फ एक्ट कहता है कि ये सभी के सभी मुस्लिम ही होंगे। अब मैं बात करता हूं वक्फ बोर्ड की अवैध उगाही और धर्मांतरण की। तब यहाँ वक्फ बोर्ड को मिले हुए असीमित अधिकारों की बात आती है कि वक्फ किसी भी जमीन को जब अपना बता लेता है तब उसकी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। कि यह काला कानून जब से देश में बना है उसके बाद से वक्फ ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की। हाल के कुछ वर्षों में वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से अपने पैर पसारे हैं उस पर अगर मैं संपत्तियों की बात करूं तो वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। जबकि सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, जबकि रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली है। इस तरह से ये हैरान करने वाले आंकड़े आ रहे हैं। जहां साल 2009 में वक्फ की संपत्तियां 4 लाख एकड़ तक फैली थी, यानी मतलब साफ है बीते 13 सालों में वक्फ की संपत्ति दुगनी से ज्यादा हो चुकी है, जिसका अभी तक लगातार बढ़ना जारी है। वक्फ किसी भी जमीन को अपना बताकर जब धमकाने लगता है तब वहां से उगाही शुरू होती है। वक्फ वहां धमकाना शुरू करता है, डर के मारे
पीड़ित व्यक्ति वक्फ के अधिकारों की जी हुजूरी करने लगता है और फिर मनमाने शर्त मानने को मजबूर होता है। इस मामले में सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का आरोप है कि वक्फ बोर्ड अपने असीमित अधिकारों के दुरुपयोग से गरीबों का धर्मांतरण करवा रहा है। वह आदिवासी इलाकों में लोगों की जमीन पर नोटिस देता है और जो व्यक्ति परेशान होता है तो उससे कहा जाता है कि अगर वह इस्लाम अपना लेगा तो उसकी जमीन बच जाएगी। अब तो वक्फ बोर्ड आदिवासी इलाकों में भी अपने पैर पसारने लगा है। छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के कई सुदूर अंचलों में, वनांचल क्षेत्रों में गुपचुप तरीके से वक्फ बोर्ड की साजिश चल रही है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर केंद्र में मोदी सरकार है तो ये कानून क्यों नहीं रद्द किया जाता। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार में भी वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार से अनुदान मिले हैं। यह तब हुआ जब अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नियम बनाया गया कि वक्फ की जिस जमीन पर स्कूल और अस्पताल बनेंगे उसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, और ऐसा हुआ भी। यहाँ हैरान करने वाली बात है कि जहाँ मंदिर निर्माण के लिए लोगों से पैसे लिए जाते हैं जबकि वक्फ के लिए सरकार पैसे देती है। अगर सरकार पैसे देती है तब हम कह सकते हैं कि यहाँ भारत में इस्लामीकरण अभी रुका नहीं है। इसके विरुद्ध हमको पुरजोर आवाज उठानी होगी। ठीक वैसे ही कुछ देश विरोधी ताकतें जब भारत में नागरिकता देने वाले एक मजबूत सीए कानून का विरोध कर रही थी, लोगों में यह डर फैलाया गया कि यह कानून नागरिकता लेने वाला है, जबकि यह सरासर झूठ था। देश भर में कई जगह शाहीन बाग बनाए गए। अब वक्फ बोर्ड के माध्यम से ही वही देश विरोधी गतिविधियां चल रही है। देश के नागरिक भयभीत हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के दुर्ग का प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदिरा मार्केट, कायस्थपारा, नया पारा, तमाम ऐसी जगह जो कि सैकड़ों साल से गैर इस्लामिक लोगों के पास है, बावजूद इसके वक्फ ने धमकाना शुरू किया और आवेदन दिया। उसके बाद 1711 आपत्तियां आई और जिस दिन आपत्तियां शाम 6 बजे तक सरकारी समय अनुसार आई, उसी तिथि में तहसीलदार ने एक झटके में सारी की सारी आपत्तियों को नस्तीबद्ध कर दिया। ये फैसला सिर्फ 5 एकड़ के लिए हुआ है। आप गौर करें, नस्तीबद्ध किया गया है, मामला अभी खारिज नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का दुरुक्त एक उदाहरण है। अभी लड़ाई काफी लंबी लड़नी है। लोग अगर सड़कों पर उतरकर पुरजोर इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, सोशल मीडिया में अपनी बात रखेंगे, तब शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी समझ आ जाएगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को ही सुनना चाहिए। वरना भारत में जिस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है, वहां धर्मनिरपेक्षता कहीं दूर पीछे छूट जाएगी। राष्ट्रबोध एक जिम्मेदार जनमंच है। हमारा सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और हो सके तो लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।